हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ आज से हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, एल्टीग्रेड इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और जितने भी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट हैं वह सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो छात्र किसी कोचिंग जाने में असमर्थ हैं तो वो यहाँ से अपनी निशुल्क तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपने पुराने वीडियोस में देखा है कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी में सभी में टॉपिक वाइज कंटेंट कंप्लीट करवाया गया है। सभी एक प्रकार प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखें। 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वहां से जाकर अपनी निशुल्क तैयारी कर सकते हैं। अर्थशास्त्र विषय में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जाएगा। तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन रीति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन में है ऑस्ट्रियाई विचारधारा, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा, प्रतिष्ठित विचारधारा, रूसी विचारधारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा। क्या है? जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा। अर्थशास्त्र में आगमन विधि यानी कि इंडिक्यूटिव मेथड को जर्मन इतिहासवादी संप्रदाय ने प्रयोग किया था, जो पूर्णतया ऐतिहासिक अनुसंधान से अर्थशास्त्र का विकास करना चाहता था। तो इसमें यही पूछा था कि आगमन रीति जो है या फिर आगमन विधि है, जिसे इंडिकेटिव मेथड कहते हैं, का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है किसी जर्मन की ऐतिहासिक विचारधारा को। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अच्छा, और इसमें एक वर्ड और याद कर लीजिए, ये आगमन जो वर्ड लिखा है ये क्या है? ये आगमन जो है वो तर्क की वह प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें एक अंश से संपूर्ण की ओर, क्या है? एक अंश से यानी कि एक बहुत ही छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करके क्या है? संपूर्णता की ओर, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर या फिर विशिष्ट से समष्टि की ओर जाया जाता है। ठीक है, तो ये आगमन प्रक्रिया कहलाती है। अच्छा, इसे बेकन ने एक आरोही प्रक्रिया का है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बेकन ने आगमन रीति को क्या कहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या आंसर हो जाएगा? एक आरोही प्रक्रिया यानी कि एन असेंडिंग प्रोसेस बताया है। क्या बताया? इसे एक असेंडिंग प्रोसेस बताया है, जिसमें तथ्य इकट्ठे करते हैं और उन्हें क्रमबद्ध करते हैं और तब क्या होता है? निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की ऐतिहासिक विचारधारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, धन का। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है अर्थशास्त्र का प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है, यानी कि प्रारंभिक में इसे क्या माना था, है ना? तो इसे क्या माना था? धन का विज्ञान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धन का विज्ञान। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जो कि जिसमें कि प्रमुख रूप से एडम स्मिथ जी, जो अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा था? धन का विज्ञान कहा था। उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी बहुत ही फेमस बुक है, कौन सी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक बहुत पूछी जाती है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी ईयर में प्रकाशित हुई थी। तो ये पूरा लर्न कर लीजिएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 यानी कि 1776 में। कब ये प्रकाशित हुई थी? 1776 में। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है।
एडम स्मिथ जी ने क्या कहा कि जो उनकी फेमस बुक है उसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की क्या विषय सामग्री है। अतः अर्थशास्त्र को प्रारंभिक तौर पर धन का विज्ञान कहा गया या फिर प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है। तो बात एक ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धन का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की खोज किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो देखो क्वेश्चन आ गया वही कि किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी ये वाली बुक। तो आपको पता ही, देखो इसमें 1677 दिया है, 1767 दिया है, 1776 दिया है, 1676 दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1776, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। क्या है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाएगा? एडम स्मिथ जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब किसमें किया जाता है? बाजार द्वारा, या फिर मांग व पूर्ति द्वारा, या फिर केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा, या डी है मूल्य प्रणाली द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा था एक निर्देशित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। निर्देशित अर्थव्यवस्था यानी कि कमांड इकोनॉमी, क्या कहा जाता है? कमांड इकोनॉमी। जो कमांड इकोनॉमी है को नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। ये दोनों वर्ड लर्न कर लीजिएगा, कहीं पे कमांड इकोनॉमी लिखा होता है या फिर प्लान्ड इकोनॉमी लिखा होगा, या फिर निर्देशित अर्थव्यवस्था लिखा होगा, या फिर नियोजित अर्थव्यवस्था लिखा होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्या है? कमांड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है इसे। तो नियोजित आर्थिक प्रणाली में सरकार का एक केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है जो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए इसका निर्णय लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध है। अब देखो, अब इसमें यह पूछ लिया जाए कि उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध है, तो किससे संबंध होगा? उत्पादन की विधि से, तकनीकी के चयन से, या फिर आय के वितरण से, या संसाधनों की अनुकूलतम संयोग के निर्धारण से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आय के वितरण से। किससे? आय के वितरण से। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध किससे है? आय के वितरण से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो, किसी अर्थव्यवस्था को 3 आधारभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी? उसमें एक तो होती है उसमें कि किसी वस्तु तथा सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक है, यानी वस्तुओं के चयन से संबंधित हो गई एक समस्या। और क्या हो गया? वस्तु और सेवा का उत्पादन कैसे किया जाए। अब इसका यानी कि तकनीकी चयन से संबंधित हो गया कि किस तरह से हम इसका जो उत्पादन है वो कैसे कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और तीसरी समस्या क्या है इसमें कि वस्तु और सेवा का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये तीनों आधारभूत तत्व होते हैं, यानी इनमें जो समस्याएं आती हैं वो ये तीनों आ जाती हैं कि किसके लिए किया जाए। अब समाज में आय एवं संपत्ति के वितरण से संबंधित हो जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आय के वितरण से, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सामान्य अर्थशास्त्र, आदर्श अर्थशास्त्र, धनात्मक अर्थशास्त्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है। किससे संबंधित होगा? तो ये जो संबंधित होगा नैतिक अथवा मूल्य निर्णय, ये होते हैं आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित। किससे होते हैं? आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित होते हैं।
नैतिक अथवा मूल्य निर्णय आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय है तथा क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है। आदर्श अर्थशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आय कर में वृद्धि लानी चाहिए या फिर नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है किससे? आदर्श अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है का संबंध है। अब क्या है का संबंध बताना हमें किससे है? आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से, वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से, स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण से या फिर प्रावैगिक आर्थिक विश्लेषण से। तो राइट आंसर क्या होगा कि क्या है का संबंध है। तो किससे संबंध है क्या है का? वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? वास्तविक आर्थिक विश्लेषण से, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या है यानी कि व्हाट इज का संबंध वास्तविक या यथार्थ आर्थिक विश्लेषण से संबंधित होता है, जबकि होना चाहिए यानी कि व्हाट शुड बी का संबंध आदर्श आर्थिक विश्लेषण से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? तो ऑप्शन में देखो, सूर्य की किरणें, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया या आभूषण। तो आप सभी को पता है राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आभूषण। आभूषण को धन माना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है? तो ये किसने कहा है? ये जो कोटेशन दी है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है, तो ये कहा है किसने? ऑप्शन नंबर डी, मार्शल ने कहा है। किसने कहा है? मार्शल ने। ये क्वेश्चन बहुत आती है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है, ये किसने कहा है? तो मार्शल जी ने कहा है। अच्छा, मार्शल जी की एक बहुत ही फेमस बुक है, कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है? अब ये वाली डेफिनेशन किसकी है? तो देखो, डी रिकार्डो का है, एडम स्मिथ का है, या मार्शल का, या जेबीसे का है। तो राइट आंसर क्या होगा? धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। तो ये जो डेफिनेशन है वो है मार्शल जी की डेफिनेशन है। किसकी है? मार्शल जी की डेफिनेशन है। इसमें उन्होंने कल्याण पर बल दिया था। किस पे दिया था? कल्याण पर बल दिया था इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री द्वारा अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? पीगो के द्वारा, मार्शल के द्वारा, क्लार्क के द्वारा या रिकार्डो के द्वारा? तो ये जो बताया गया है कि अर्थशास्त्र को मानवीय जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, तो वो किसने किया? मार्शल जी ने परिभाषित किया है। इसमें भी बी ऑप्शन मार्शल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई? अब किस परिभाषा की को ऐसा कहा गया था? तो देखो, अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, अर्थशास्त्र सीमितता का अध्ययन है, अर्थशास्त्र वृद्धि का अध्ययन है, या फिर अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। तो राइट आंसर क्या होगा कि अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के लिए उसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई थी? तो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है ना। इसको जब परिभाषित किया गया था तो जो आलोचक थे तो उन्होंने इसे घृणित विज्ञान कहकर पुकारा था। अच्छा, जर्मनी की एक ऐतिहासिक परंपरा के अर्थशास्त्रियों, अनेक समाज सुधारकों ने, राजनीतिज्ञों ने, जैसे कि रस्किन हुए या फिर वर्क हुए, कालाइल हुए, इन्होंने धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की कटु आलोचना की थी तथा इसे क्या कहा था? कुबेर का शास्त्र, घृणित विज्ञान, रोटी मक्खन का शास्त्र कहकर इसकी आलोचना की गई थी।
तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? तो किसे उत्पादन माना जाएगा? भूमि को जोतना, मित्रों के बीच गाना गाना, एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना, या डी है प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? जो उत्पादन माना जाएगा हमें उसे चूज करना है। तो राइट आंसर होगा इसमें भूमि को जोतना। क्या है? भूमि को जोतना। तो ये उत्पादन माना जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न साधनों के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाना उत्पादन माना जाता है। उत्पादन में प्रायः भौतिक रूप की ही गणना की जाती है, अतः जो भी और विकल्प है उसमें भौतिकता को नहीं माना गया है। ठीक है, जैसे कि मित्रों के बीच गाना गाना, या फिर एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बचाना, ठीक है, या फिर प्रसन्नता के लिए चित्र बनाना, तो ये भौतिकता से नहीं जुड़ा है। जबकि भूमि का जोतना ये क्या है? उत्पादन माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? उपयोगिता का सृजन करना, लाभ कमाना, उपयोगिता नष्ट करना, या फिर सेवाएं प्रदान करना। तो उत्पादन को इस कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयोगिता का सृजन करना। क्या है? उपयोगिता का सृजन करना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में उत्पादन मात्र या उत्पादन के साधनों द्वारा किए गए कार्य का परिणाम ही नहीं होता है, अपितु क्या होता है? यह उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी के सृजन का कार्य भी करता है। क्या करता है? यूटिलिटी के सृजन का कार्य भी करता है। अर्थात उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्रिया उपभोग है, तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तु की क्षमता जो होती है, क्या होती है? आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की वस्तु की क्षमता जो होगी वो उपयोगिता होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका यानी कि उपयोगिता का सृजन करना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उत्पादन का अभिप्राय होता है। उत्पादन का अभिप्राय होता है किससे? वस्तुओं का उत्पादन से, सेवाओं के उत्पादन से, या उपयोगिता का सृजन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्पादन का अभिप्राय होता है उपयोगिता का सृजन से। तो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका उपयोगिता का सृजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है। उत्पादन होता है भौतिक वस्तुओं का सृजन, भौतिक अभौतिक वस्तुओं का सृजन, या सी है वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कि उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है। तो आपको पता ही है कैसे उत्पादन होता है? वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने प्रकट किया है? तो ऑप्शन में है कार्लडोर, पीगो, रॉबिन्स, सैमुएल्सन। तो राइट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार दिया है रॉबिन्स ने। किसने दिया है? रॉबिन्स जी ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यह विचार किसने दिया है? रॉबिन्स ने व्यक्त किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र संसाधनों की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करता है। ये भी पूछ लिया जाता है, ये इसका भी क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र संसाधनों की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करता है। ये कथन किसका है? जब ऐसा कथन आ जाएगा तो वहां पे भी क्या होगा? रॉबिन्स हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है तो भी रॉबिन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आर्थिक समस्या का संबंध है। अब आर्थिक समस्या का संबंध है किससे है? संसाधनों की दुर्लभता से, आवश्यकताओं की दुर्लभता से, आय की दुर्लभता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या का संबंध किससे होता है? संसाधनों की दुर्लभता से। किससे होता है? संसाधनों की दुर्लभता से होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक समस्या का संबंध रॉबिन्स ने संसाधनों की दुर्लभता से बताया है। अर्थात अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आर्थिक समस्या का संबंध है किससे है? संसाधनों की दुर्लभता से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि, अब क्यों होती है? आवश्यकताओं की प्रकृति अति आवश्यक होती है, संसाधन प्रकृति प्रदत्त होते हैं, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, या डी है संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। क्या होता है? संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। किसने अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? परिभाषा देखो, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। कौन सी डेफिनेशन किसने दी थी? ये वाली डेफिनेशन तो ये किसकी है? रॉबिन्स जी की है। किसकी? रॉबिन्स की है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये डेफिनेशन किसकी? रॉबिन्स जी की है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? अब भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन में है एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्स की परिभाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबिन्स की परिभाषा निम्न में से भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। तो रॉबिन्स जी भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि एडम स्मिथ आते हैं, मार्शल आते हैं, ये तो आते हैं, लेकिन रॉबिन्स जी नहीं आते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में एडम स्मिथ से लेकर पीगू तक के अधिकांश विचारकों ने अर्थशास्त्र की यह परिभाषा दी है कि यह ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है। क्या बताया उन्होंने? कि यह ऐसा विज्ञान है जो भौतिक कल्याण, भौतिक इट मीन्स धन, भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन करता है, या फिर यह धन का विज्ञान है। ठीक है, कहां से? इसमें से लेकर पीगू तक के अधिकांश विचारकों ने यह परिभाषा दी है। तो विशेष रूप से मार्शल ने इसे जीवन के सामान्य व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के द्वारा धन के उपयोग, उपभोग, उत्पादन, है ना, विनिमय, वितरण तक सीमित रखा। परंतु रॉबिन्स के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा विकल्पात्मक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो अर्थशास्त्र है वो किसका? मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? दुर्लभ साधनों के बीच संबंधात्मक रूप से। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी? ये रॉबिन्स जी की हो जाएगी। तो उसी में से हमें बताना था कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है। तो एडम स्मिथ जी आते हैं, मार्शल जी आते हैं, लेकिन रॉबिन्स जी नहीं आते हैं। कैसे? भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा, पीगू के द्वारा, या मार्शल के द्वारा? तो अब तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबिन्स के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसकी है? रॉबिन्स जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह किसका कथन है? अगर इस तरह से ये डेफिनेशन आ जाए कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए
साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। तो ये किसकी है? J.M. कीन्स की है, रॉबिन्स की है, मार्शल की है, रिकार्डो की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबिन्स जी की है। जहां पे भी दुर्लभता वर्ड आ जाए समझो रॉबिन्स की है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है। तो आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन रॉबिन्सन से, J.E. मीड से, डेविड रिकार्डो से या फिर J.M. कीन्स से। तो राइट आंसर क्या होगा कि आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत पूछा है तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेविड रिकार्डो से संबंधित है। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है डेविड रिकार्डो से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? तो जो नहीं है वो बताने। तो J.S. मिल, J.B. से, एडम स्मिथ, J.M. कीन्स। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि J.M. कीन्स। कौन? J.M. कीन्स। J.M. कीन्स जो है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? तो ऑप्शन में है पॉल ए सैमुएल्सन, J.M. कीन्स, रॉबिन्स, मार्शल। तो अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित यानी कि जो इसमें जो प्रमुख बात कही है उन्होंने विकास को माना है। तो इसकी परिभाषा किसने दी है? किसकी देन है? तो वो है पॉल ए सैमुएल्सन की। किसकी है? पॉल ए सैमुएल्सन की देन है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा आधुनिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? प्रोफेसर सैमुएल्सन की देन है। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किस प्रकार से मानव और समाज एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ साधनों के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह की जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? तो वो दी है प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। और जो प्रोफेसर सैमुएल्सन की परिभाषा है वो कैसी कही जाती है? विकास की परिभाषा कही जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा प्रतिपादित किया गया है तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सुपीटर द्वारा, सैमुएल्सन द्वारा, रॉबिन्स द्वारा, हिक्स द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सैमुएल्सन द्वारा, यानी कि विकास केंद्रित परिभाषाएं है तो वो किसकी हैं? सैमुएल्सन के द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है? क्या है क्वेश्चन? साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन में है पीगू, मार्शल, रिकार्डो, J.S. मिल। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए पीगू। पीगू ने साम्य फर्म की अवधारणा दी है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। साम्य फर्म की अवधारणा अर्थशास्त्री पीगू ने दी है। पीगू का मत है कि यदि कोई उद्योग साम्य की स्थिति में हो अथवा उसका कुल उत्पादन दी हुई मांग के संदर्भ में अपरिवर्तित हो जाए तो आवश्यक नहीं है कि उस उद्योग की सभी फर्में कैसे हो जाए? स्थित हो जाए, स्थिति में हो या फिर साम्य की स्थिति में हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ फर्में उत्पादन का विस्तार कर रही हों तथा कुछ संकुचन कर रही हों और इन विस्तार और संकुचन क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव ऐसा हो कि विस्तार प्रभाव संकुचन प्रभाव के ठीक ठीक बराबर हो। ठीक है, तो पीगू ने यह मत व्यक्त किया है कि उद्योग की स्थिति की स्थिति में एक फर्म ऐसी हो सकती है जो स्वयं भी साम्यता की स्थिति में हो, जिसमें न विस्तार हो, न प्रवृत्ति हो, न ही संकुचन हो। तो ये फर्म कैसी कही जाएगी? संस्थिति फर्म कही जाएगी या फिर साम्य फर्म कही जाएगी। तो ये जो बताया है इसमें कि साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है, तो वो किसने दी है? पीगू जी ने दी है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
ट्रैट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक हैं? क्या है? पुस्तक का नाम है ट्रैट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक। तो ये पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन में है कीन्स की, पीगो की या रिकार्डो की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ट्रैट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक ये बुक किसकी है? जेबी से की है। किसकी है? जेबी से की है। तो ये लर्न कर लीजिएगा, कभी कभी जेबी से भी आ जाएगा, है ना इसमें। तो ट्रैट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक बुक किसकी है? तो जेबी से की है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।